हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है ना वो क्लास 7 के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा वक्त इंतजार करने के बाद ये क्लासेस आप सबके लिए लेके आया जा रहा है ना। तो क्लास 7 के बच्चों के लिए ये क्लास डिजाइन करी गई है, जिसमें आपको दिख रहा होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, है ना। फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर का कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे कराने वाले। ठीक है, आप ऑफलाइन में ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज के इस क्लास के बाद आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां से क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है ना। तो करना यह है कि आपको थोड़े से इस क्लास के अंत तक बने रहना। जैसे ही आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे, अंत में आपको पता चलेगा कि आपने अपना वक्त बहुत ही सही जगह पर यूज किया है और इसके आपको बहुत सारे एडवांटेज मिले। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा क्लास, जिस क्लास का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज लेक्चर। ओके, तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए, चैप्टर के नाम से ही हम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि सर ये फिजिकल है, ठीक है, और ये केमिकल है। ठीक है, और इसमें कॉमन वर्ड है चेंज। कॉमन वर्ड क्या है? चेंज। तो कहने का मतलब ये कि फिजिकल को हम लोग भूल जाए, केमिकल को भी हम लोग भूल जाए। पहले ये समझे कि सर ये चेंज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि चेंज क्या होता है। जैसे ही हम लोग चेंज को समझ लेंगे, तो चेंज को समझने के बाद, समझिए एकदम, चेंज को समझने के बाद फिर हम लोग उसके सारे के सारे टर्म्स को एनालाइज कर लेंगे। उसमें फिजिकल वाला भी आ जाएगा और केमिकल वाला भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली बात को समझते हैं, जिसका नाम है चेंज। ओके, क्योंकि अगर आप चेंज को समझ लेंगे, फिर आपकी सारी की सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आप चीजों को बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला टर्म कि सर चेंज होता क्या है? चेंज होता क्या है? चेंज बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा, आसान सा टॉपिक। ठीक है, बहुत ही साधारण, सिंपल और आसान सा टॉपिक है। चेंज होता है, ध्यान दीजिए। चेंज के लिए बातें ये बताई गई, समझिए एकदम गौर से। चेंज के लिए बातें ये बताई गई, व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या फिर कोई सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बिकम्स डिफरेंट, मतलब किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए पहले के तुलना में। ठीक है ना, पहले के तुलना में अगर उसका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज चेंज। कहने का मतलब ये कि सपोज मान लीजिए कोई सब्सटेंस है या कोई भी मटेरियल है या कुछ भी है, अगर उसका कोई भी प्रॉपर्टी पहले की तुलना में टाइम के बदलने के साथ साथ कुछ चेंज हो गया, कुछ बदल गया, कुछ डिफरेंट हो गया, तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग चेंज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। बहुत ही साधारण, आसान, सिंपल और सहज टर्म है ये, है ना। तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको चेंज नाम का टर्म आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब की बात है, हम लोग ये समझेंगे कि सर ये चेंज, जब हम लोग समझ लिए कि चेंज क्या होता है, तो अब इसके कुछ टाइप्स भी होते होंगे, तो चर्चा किया गया और फिर इसके टाइप पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद बात पता चला कि सर ये जो चेंज है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर के अंदर ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। सर सबसे ज्यादा समझने की जरूरत इसी को है कि सर फिजिकल चेंज क्या होगा और केमिकल चेंज क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सर फिजिकल चेंज क्या होगा और केमिकल चेंज क्या होगा। ओके,
चलो एक एक करके स्टार्ट करें। ध्यान दो, सबसे पहला हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में समझेंगे कि फिजिकल चेंज। तो चलिए अब समझते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। वो फिजिकल चेंज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिएगा फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज का बेसिक मतलब ये है कि वैसा कोई भी चेंज जो टेम्पोरेरी हो, ठीक है ना, या फिर वैसा कोई भी चेंज जिसको फिर से रिवर्स किया जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर वैसा कोई चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बने, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे समझ के देखते हैं। ध्यान दीजिएगा फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज फिजिकल चेंज? सच टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देन इट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। मतलब वैसा फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको होगा हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। अब सामने बात ये आती है कि सर फिजिकल चेंज में तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन सर इसका और भी कुछ आइडेंटिटी है क्या? इसका और भी कोई आइडेंटिटी है क्या? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसके आइडेंटिटी कौन कौन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो इसके आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात तो ये है नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंज होगा इसका मतलब इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो चेंज होगा वो टेम्पोरेरी चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसा चेंज होगा वो? ये जो चेंज होगा वो एक तरीके का टेम्पोरेरी चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए भैया अब आगे बढ़ते। एक और होता है इसका आइडेंटिटी, वो ये है कि सर ये जो चेंज है ये चेंज रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इसको दोबारा से वापस लाया जा सकता है। दोबारा से क्या लाया जा सकता है? वापस लाया। समझ में आ रहा है? सपोज मान लीजिए कि मैंने कोई एक पेपर ले लिया, ठीक है ना, मैंने ये एक पेपर ले लिया, ठीक है, मैंने ये पेपर ले लिया और इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। सर इसके अंदर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे सर चेंज हुआ। अब इसको मैंने फिर से क्या कर दिया, फिर से मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। मतलब क्या है? ये एक तरीके का रिवर्सिबल, क्या था? ये रिवर्सिबल था, टेम्पररी चेंज, ठीक है ना। और सबसे खास बात इसके अंदर का ये है, फिजिकल चेंज के अंदर का सबसे खास बात ये है कि सर वेरी लो एनर्जी इन्वॉल्व और एब्सॉर्ब, मतलब ये जो चेंज है इस चेंज के अंदर बहुत ही लो एनर्जी इन्वॉल्व होगा। मतलब इसके अंदर एनर्जी जो होगा, अगर एनर्जी यूज होगा तो बहुत ही कम एनर्जी इस्तेमाल, ठीक है ना। मतलब अगर इस चेंज को देखेंगे, इस चेंज के अंदर अगर एनर्जी लगेगा इनपुट के फॉर्म में तो बहुत कम एनर्जी लगेगा, और अगर इस चेंज के अंदर एनर्जी अगर निकलेगा आउटपुट के फॉर्म में तो बहुत ही कम एनर्जी निकलेगा। ओवरऑल यहाँ की जो एनर्जी की जो वैल्यू है, चाहे वो गेन करे या फिर वो इनपुट के फॉर्म में रहे या आउटपुट के फॉर्म में रहे, आपको इस बात को समझना है कि यहां पर एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही लो। तो मुझे उम्मीद है आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया, ठीक है, फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं फिजिकल चेंज के बाद एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो अभी मैंने फोल्डिंग ऑफ पेपर वाला एग्जाम्पल आपको दिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ध्यान दीजिए सबसे पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझना होगा क्या है हमारे पास फिजिकल चेंज का सबसे पहला। ध्यान दीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब जैसे सपोज मान लीजिए आइस है, आइस जानते हैं ना, बर्फ होता है, ठीक है ना। अब बर्फ को क्या कर सकते हैं हम लोग? गर्मी जब पड़ती है, हीट होता है तो क्या होता है, वो जो आइस है वो मेल्ट कर जाता है। या फिर हम लोग की क्या होती है, आइसक्रीम होती है, वो आइसक्रीम क्या होता है, वो कभी कभी गर्मी की वजह से क्या होता है, मेल्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो होगा वो एक तरीके का फिजिकल चेंज। या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जैसे वाटर को क्या करते हैं हम लोग, फ्रीजर में रख के क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का फिजिकल चेंज। अब कैसे फिजिकल चेंज है इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे आपने वाटर को क्या कर दिया, वाटर को फ्रीज कर दिया, वो बन गया आइस, उसके बाद फिर से उसको क्या कर, धूप पे रख दीजिए या गर्म कर दीजिए, फिर से वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया। दैट्स व्हाई ये जो एग्जांपल्स आ गए हमारे सामने ये फिजिकल चेंज के होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हमारे सामने है बॉइलिंग ऑफ वाटर और कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जैसे हम लोग किसी वाटर को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, तो बॉइल करने के बाद क्या होता है, वो स्टीम के फॉर्म में स्टीम बन के क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है।
ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, वो जो स्टीम है उस स्टीम को हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, उस स्टीम को अगर हम कैच कर दे, ऊपर से कुछ लगा देंगे, ठीक है ना, तो कैच करेंगे तो फिर से वो जो स्टीम है क्या हो जाएगा, फिर से वो ड्रॉप के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में वहां पर एफेयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये भी एक तरीके का रिवर्सिबल चीज है, दैट्स व्हाई ये एक फिजिकल चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, चेंजिंग ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक डस्ट। अब जैसे आप लोग स्कूल में देखे होंगे, स्कूल में चॉक वगैरह देखे होंगे, पेंसिल देखे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या होता है, वो जो स्टिक होता है इस तरीके से व्हाइट कलर का चॉक स्टिक होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही उससे गुरुजी लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, स्टिक से क्या बन जाता है, वो डस्ट के फॉर्म में बन जाता है। तो वो भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज, ठीक है ना, वो भी क्या एक तरीके का फिजिकल चेंज है हमारे पास। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक और है मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन लाइक सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे सपोज मान लीजिए हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन का मतलब कोई शरबत बनाते हैं, ठीक है ना। अब शरबत बनाते हैं जैसे सॉल्ट वाटर, जैसे नमक पानी को हम लोग पानी के अंदर क्या करते हैं, नमक को घोल देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या कर देते हैं, हम लोग शुगर को घोल देते हैं, चीनी को घोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि जैसे ही हम लोग नमक पानी या शुगर पानी, ये जो चीनी पानी है, इसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पानी फिर से उसके अंदर का क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसके अंदर सॉल्ट रहेगा तो सॉल्ट, या फिर शुगर रहेगा तो शुगर उसके अंदर क्या हो जाता है, बच जाता है। समझ में आ रहा है? तो फिर से वो क्या हो गया भैया, रिवर्स हो गया। दैट्स व्हाई वो कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज, ठीक है, कैसा चेंज होगा, वो फिजिकल चेंज। एक और है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टेम्पर, ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई ग्लास का टेम्पर है, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो एक तरीके का, वो भी एक तरीके का फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है ना। या फिर हीटिंग ऑफ हेक्सोब्लेड, हीटिंग ऑफ हेक्सोब्लेड, हीटिंग ऑफ हेक्सोब्लेड का मतलब ये है, वो एकदम गौर से समझिए, हीटिंग ऑफ हेक्सोब्लेड का मतलब ये है, गौर से समझना होगा, ये सपोज मान लीजिए आरी है, हेक्सोब्लेड है, उससे हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो कट करने के ड्यूरिंग में वो जो ब्लेड होती है वो गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो ठंड हो जाता है। तो वो जो चेंज हुआ, कैसा चेंज हुआ, वो एक तरीके का चेंज जो हुआ वो फिजिकल चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं और आगे की टर्म्स को समझते हैं। फिजिकल चेंज की जो एग्जांपल थी उसको समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल के बाद। आगे जो हम लोग स्विच करते हैं वो केमिकल चेंज की तरफ स्विच किधर की ओर बढ़ रहे हैं, वो केमिकल चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं कि केमिकल चेंज होता है। समझ में आ रहा है क्लियर? केमिकल चेंज होता क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला केमिकल चेंज जो होता है, केमिकल चेंज, ध्यान दीजिए, इसके अंदर नया सब्सटेंस क्या होगा बुआ, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नया सब्सटेंस, ठीक है, इसके अंदर न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस, such type of change in which new substance is formed, ठीक है ना, then it is called as chemical change। मतलब वैसा चेंज जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे वो, केमिकल चेंज। अब ये जो केमिकल चेंज है इसका कुछ आइडेंटिटी है, पहचान है। पहचान ये है कि सर इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो ये जो चेंज है, इस चेंज के अंदर सबसे पहली बात ये कि न्यू सब्सटेंस बने, नया कुछ न कुछ ये चेंज होगा, इसका मतलब कुछ न कुछ नया बने, कुछ न कुछ नया बनेगा, न्यू देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है, दैट इज केमिकल। उसके बाद एक और चीज होती है ये कि ये जो चेंज होता है बुआ वो एक तरीके का परमानेंट चेंज। कैसा चेंज होता है ये, परमानेंट चेंज, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद ये है कि ये जो भाई साहब होते हैं ये कैसे चेंज होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज, मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको फिर से बदला नहीं जा सकता। एक बार अगर ये हो गए तो ये भाई साहब कभी रिवर्स नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या, परमानेंट और इरिवर्सिबल, समझ में आ रहा है, मतलब एक बार ये बदलाव हो गए, ये एक बार चेंज हो गया तो दोबारा फिर से ये रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा सबसे आखिरी, सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट वाला इसका आइडेंटिटी है कि सर इस चेंज के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसके अंदर एनर्जी अगर प्रेजेंट होगा तो एनर्जी बहुत बड़े अमाउंट में होगा। समझ, अगर इनपुट के फॉर्म में एनर्जी होगा तो भी बहुत बड़ा एनर्जी लगेगा, अगर इनपुट देना पड़ेगा इस चेंज को करने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी का। और अगर
इस चेन से अगर एनर्जी बाहर की ओर निकला, आउटपुट के फॉर्म में निकला, फिर भी इधर से यहां से जो एनर्जी निकलेगा वो क्या निकलेगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, बड़े अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे निकलने के लिए आपको निकलता हुआ देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात को समझते हैं। हमने केमिकल चेंज समझा और केमिकल चेंज के बाद हम लोगों ने उसका आइडेंटिटी को समझ लिया कि केमिकल चेंज का आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग केमिकल चेंज के आइडेंटिटी समझने के बाद कुछ उसके एग्जांपल्स को समझेंगे। अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा ये केमिकल चेंज। समझिए एकदम गौर से समझिएगा ये जो केमिकल चेंज का एग्जांपल, ठीक है, ये आपके सामने केमिकल चेंज का एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल तो गौर से, सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है ना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड मतलब खाना जो सड़ता है, खाना जो सड़ जाता है, वो कैसा चेंज है, वो एक तरीके का केमिकल चेंज है। कैसे? क्योंकि सर एक बार खाना पूरा खराब हो गया, सड़ गया, तो क्या वो दोबारा बढ़िया हो सकता है? क्या वो दोबारा बढ़िया हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, ये एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हो जाएगा ये केमिकल चेंज। उसके बाद एक और है डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने कोई खाना खाया, सुबह में रोटी खाया, नाश्ता किया, ठीक है ना, अब वो जो रोटी है हमारे पेट के अंदर गया, डाइजेस्ट हो गया, उसका क्या वो रिवर्स हो सकता है, बाहर आ सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो फिर से रिवर्स हो। तो ये भी क्या होंगे सर, ये भी डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज होगा। क्या होगा? केमिकल चेंज। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्टेज। ठीक है ना, मतलब बायोगैस जो बनते हैं, एनिमल का जो वेस्टेज होती है, उस एनिमल वेस्टेज से जो बायोगैस, ठीक है ना, वो गैस फिर से क्या एनिमल के वेस्टेज के फॉर्म में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता है कि एनिमल का जो वेस्टेज है उस वेस्टेज से बायोगैस बन गया और फिर उस बायोगैस में हम लोग कहां पे चले गए, कहां उसको लेके चले गए, एनिमल वेस्टेज पे लेके चले गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मींस दैट फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्टेज, ये भी क्या होगा, वो एक तरीके का केमिकल चेंज। क्या होगा? एक तरीके का केमिकल चेंज। एक और है बर्निंग ऑफ बायोगैस। सपोज मान लीजिए जो हमको बायोगैस मिला, ये जो एनिमल वेस्टेज से हम लोग को जो बायोगैस मिला, उस बायोगैस को हम लोगों ने बर्न कर जला लिया, ठीक है ना, एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर। तो फ्यूल इस्तेमाल कर लेंगे, जला लेंगे, बर्न हो जाएगा, तो क्या फिर से ये दोबारा फ्यूल के फॉर्म में जा पाएगा? जैसे कोई फ्यूल है, कोई पेट्रोलियम है, उसको अगर हम लोग जला लिया, बर्न कर लिया, अब क्या वो जलने के बाद फिर से वो पेट्रोलियम बन सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। That's why it is also example of chemical change. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये भी क्या होगा, एक तरीके का केमिकल चेंज का एग्जांपल। चलो भैया आगे एक और एग्जांपल, वही जो मैंने चर्चा किया वही आपके सामने है, जो मैंने चर्चा किया वही एग्जांपल, बर्निंग ऑफ एलपीजी। बर्निंग ऑफ एलपीजी, ठीक है ना, एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान में रखना, कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये अपियर होते हैं, ठीक है ना। तो बर्निंग ऑफ जो एलपीजी है वो भी क्या है, वो एक तरीके का केमिकल चेंज का एग्जांपल, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस होगा, क्या होता है, एक तरीके का रिएक्शन। ये तरीके क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा चेंज होता है, ये एक तरीके का ऐसा चेंज होता है, परमानेंट चेंज ही है, केमिकल चेंज ही है, जो क्या होता है सनलाइट की, समझना एकदम गौर से, ठीक है ना। ये क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना। क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक तरीके का परमानेंट चेंज होगा। इट मींस दैट ये क्या होगा, ये एक तरीके के आपके, ये एक तरीके के आपके क्या होंगे, केमिकल चेंज का एग्जांपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भैया आप आगे बढ़। अगला है न्यूट्रलाइजेशन। तो वह ये भी एक तरीके का प्रोसेस है, ये भी एक तरीके क्या है, प्रोसेस, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कोई भी दो कंपाउंड आता है और आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई भी दो कंपाउंड आते हैं और आपस में रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करने के बाद नई चीजें बनती, क्या बनाती है, वो नई चीजें बनाती है। अब सिर्फ कौन दो को आएगा और कौन क्या बनाएगा, इसका हल्का सा मैं थीम देता हूं। आप दूसरे वाले चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है वहां पे इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं हल्का सा थीम देता हूं।
होता क्या है ना देखो, इसके अंदर ये होता है, ध्यान से एकदम, इसके अंदर होता ये है कि एक होता है एसिड, एसिड का नाम तो सुना होगा ना, एसिड का नाम तो सुना होगा, एसिड होता है, और एक होता है बेस। क्या होता है बुआ? एक होता है बेस। अब ये एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं ना, मिलने के बाद बनता है सॉल्ट। क्या बनता है बुआ? सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ साथ निकलता है वाटर। क्या निकलता है? वाटर। ठीक है ना। तो भैया पहले क्या था समझिए एकदम गौर से, पहले क्या था सर? आप कहोगे सर पहले ये क्या था? एसिड था, और क्या था? बेस था, और दोनों मिलने के बाद क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, मतलब बिल्कुल नया चीज बन गया। क्या बन गया? ये बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन गया। इसलिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन की ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक तरीके का केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया? एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज को बढ़िया से समझ लिया। सारे के सारे एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिए रहते हैं उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पे चर्चा की। ठीक है ना, आपको बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, जो केमिकल चेंज होता है ना उसकी कुछ स्पेशल एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल ध्यान दे, ध्यान दे। पहला स्पेशल एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये कुछ स्पेशल एग्जांपल। चलिए समझिए। अब एक बात बताइए, अगर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को हमको समझना तो बर्न करने के लिए क्या चीजें जरूरत है? आप कहोगे सर बर्न तो बिना ऑक्सीजन का हो ही नहीं सकता, बर्न तो बिना ऑक्सीजन का हो ही नहीं सकता। तो मैग्नीशियम रिबन होगा और उसके पास कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करेगा? बर्न करेगा। क्या करेगा? वो बर्न करेगा। इसका मतलब ये समझिए एकदम गौर से, एकदम गौर से मैं बता रहा हूं, एक एक करके मैं सारे के सारे टर्म्स को मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे समझिए एकदम गौर से। ठीक है ना, पहला वाला टर्म को मैं लेके चल रहा हूं। पहला वाला टर्म कौन है वो? पहला वाला टर्म को मैं लेके चल रहा हूं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मतलब मैग्नीशियम रहेगा। मैग्नीशियम तो जानते हो ना, Mg होता है एक तरीके का, क्या है ये? मेटल 12 नंबर पे होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम रिबन, ये मैंने क्या लेके आ गया? Mg लेके आ गया। ठीक है ना, और ये बर्न करेगा तो बर्न करने के लिए क्या होना जरूरी है? वो ऑक्सीजन होना ज्यादा जरूरी। क्या है? ऑक्सीजन होना ज्यादा जरूरी। अब जैसे ही ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके जलेगा तो जलने के बाद बनाता है MgO। क्या बनाता है बुआ? MgO। अब ध्यान दीजिए एकदम गौर से समझना। पहले क्या था? Mg था, और क्या था? ऑक्सीजन था, और दोनों मिलने के बाद क्या बन गया बुआ? दोनों मिलने के बाद क्या बन गया? ठीक है ना, MgO बन गया, एस बन गया। ठीक है, एस समझ में आ रहा है? एकदम खाक बन गया, राख बन गया, ये समझ में आ रहा है? तो वैसे कंडीशन में ये जो चेंज हुआ ये क्या हो गया? एक तरीके का, ये तरीके केमिकल चेंज। क्या हो गया? एक तरीके का केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भैया अब अगला वाला, अब अगला वाला, अब अगला वाला क्या है? डिसॉल्विंग ऑफ MgO इन वाटर। मतलब ये जो MgO है, ये जो MgO है, इस MgO को क्या कर दिया मैंने? वाटर में डिसॉल्व कर दिया, H2O में डाल दिया। कहां पे डाल दिया हुआ? H2O के अंदर मैंने डाल। अब जैसे ही इसको H2O के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? इसको अगर हम H2O के अंदर डालेंगे तो क्या होगा सर? ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कोई दिक्कत है? MgOH का होल ट्वाइस। अब एक बात बताइए, पहले था MgO, फिर था वाटर, ठीक है ना, और ये दोनों मिलके क्या बन गया पूरा? MgOH का होल ट्वाइस। नया बन गया, कुछ नया आ गया, और नया जैसे ही आ गया मतलब ये भी क्या एक तरीके का? ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो हमारा क्या? ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। कोई डाउट नहीं? आप चलो भैया अब अगला वाला, तीसरा वाला, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, समझिए तीसरा वाला पार्ट में बताने। तीसरा वाला एकदम गौर से समझना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा वाला, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। तो सबसे पहला बात तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा सर ये बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है ना सर, ये बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है ना, और फिर एक तरफ सर ये विनेगर क्या होता है। ठीक है, ये विनेगर क्या होता है समझिए एकदम गौर से, मैं बता एकदम गौर से समझिए। ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं बता, इसका फॉर्मूला होता है
NaHCO3, NaHCO, ठीक है ना। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है इसका। ये इसका एक और नाम होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका एक और नाम होता है जो नाम मैं आपको बता, समझिए इसका एक और नाम होता है। देखो यहाँ सोडियम है, ठीक है ना, ये वाला सोडियम, हाइड्रोजन और ये कार्बन है, मतलब इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, क्या होगा इसका नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको कभी कभी हम लोग बाई के नाम से, किस नाम से जानते हैं, बाई के नाम से। तो बस हाइड्रोजन को क्या कर दो, बाई बना, मतलब सोडियम, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये नाम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला हो गया और ये दो इसके एक्स्ट्रा नाम, ये दो इसके क्या हो गया, एक्स्ट्रा नाम हो गए, आपके जहन में रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में अप्पेयर होते हैं। अब बात करते हैं विनेगर का। तो सर विनेगर का फॉर्मूला को समझिए। सबसे विनेगर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3COOH, क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। अब समझो इसके कुछ और नाम, अब इसके कुछ और नाम को आप समझिए, ध्यान दीजिए, इसके कुछ और नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं बुआ, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसका इसका एक और नाम होता है, समझिए वर्ड, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत है, इथेनोइक एसिड और फिर क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। तो ये तीन नाम था आपके सामने, ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में होने चाहिए, CH3COOH, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हो गया बेकिंग सोडा और ये हो गया आपके विनेगर। अब बताया गया सर रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, मतलब ये वाला और ये वाला रिएक्ट करेगा तो क्या कुछ बनाए, इसके लिए बातें बताई गई। तो चलिए इसका रिएक्शन करके देखते हैं। इसका रिएक्शन करने के लिए अगर हम लोग इसको आगे समझेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैंने बेकिंग सोडा को लेके, मैं यहाँ लिख रहा हूं, मैं इसको यहाँ पे लिख, ध्यान, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे, विनेगर, विनेगर, ठीक है ना। ये जैसे ही मिलता है ना, ये जैसे ही रिएक्ट करता है तो जो चेंज होता है वो चेंज को समझिए, यहां पर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट, क्या बनता है यहां पर, सोडियम एसीटेट बनता है, और इसके साथ निकलता है CO2 और प्लस H2, मतलब ये इतनी चीजें आपके जहन में होनी, ठीक है, इतनी चीजें आपके जहन में होना, मतलब जब बेकिंग सोडा और विनेगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम एसीटेट, CO2 और H2। अगर इसको केमिकली अगर फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या लिखोगे, NaHCO3, ठीक है। विनेगर का फार्मूला अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है सर, CH3, समझिए एकदम वर्ड से, CH3COOH। अब ये जैसे रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया होगा, सोडियम एसीटेट बन गया, क्या बन गया, ये सोडियम एसीटेट बन गया, मतलब सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला यहां ध्यान दीजिए, CH3COONA, ठीक है, CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला, और प्लस में एक्स्ट्रा में क्या बना होगा, CO2 बना और प्लस H2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए सर, ये वाला था और ये वाला, ठीक है ना, बेकिंग सोडा और विनेगर, ये दोनों मिलकर तीन नए कंपाउंड का निर्माण किया, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे नया कुछ बना है कि नहीं बना, नया सब्सटेंस, इसलिए ये भी एक तरीके का क्या हो गया होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, क्या हो गया होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो CH3COONA है इसका नाम सोडियम एसीटेट, ठीक है, ध्यान देने का टर्म है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में अप्पेयर होता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे समझते हैं अगला वाला एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ लाइमस्टोन
टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्क। ठीक है, मतलब लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की में टर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, बदल जाता है। और ये बदलना भी क्या कहलाता है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कहलाता है। कैसे होता है, चलो भैया मैं उसको लेके चलता हूं और आपके सामने मैं बताता हूं। ध्यान दीजिए, क्या है वो, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर, ठीक है ना, इन मिल्क। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले लाइम वाटर में क्या रहता है, आपके मन में बात आएगा सर ये लाइम वाटर होता क्या, ठीक है सर ये लाइम वाटर होता क्या? तो समझिए लाइम वाटर जो होता है वो ये एक तरीके का कंपाउंड है। क्या एक तरीके का कंपाउंड है। सर कौन सा कंपाउंड है, मैं बता, इसको बोलते हैं CaOH का फुल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का फुल, ठीक है। और ये जो है ध्यान दीजिएगा, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये नाम। अब ये क्या होता है वो बस समझिए, ये जो होता है ये क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास लाइम वाटर है, ये जब रिएक्ट करता है CO2 से, किससे रिएक्ट करेगा पूरा, ये जब रिएक्ट करेगा CO2 से तो बनता है, ध्यान दीजिए, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, CaCO3 प्लस H2O। ध्यान, अब क्या हो गया, यही जो है ना क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ये क्या था पहले, लाइम वाटर, क्या था हुआ, ये लाइम वाटर, ठीक है ना। अब ये लाइम वाटर जो है ये क्या कर दिया हुआ, CO2 जैसे ही आया इसके कांटेक्ट में, ठीक है ना, तो इसको क्या कर दिया, वो मिल्की कलर का कर दिया। कैसा कर दिया हुआ, मिल्की कलर का। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्क। समझ में आ रहा है। अब इसके नाम को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे इसको हम लोग, ये जो CaOH का होल ट्वाइस था, इसका नाम लाइम वाटर है और एक और नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरीके से ये जो CaCO3 है, ठीक है ना, ये जो CaCO3 है इसका भी एक और नाम होता है, ध्यान दीजिए, ये वाला यहाँ पे कैल्शियम है, गौर से समझना होगा, ये वाला क्या है वो यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे कैल्शियम है और ये कार्बोनेट, तो इसका नाम आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन भी बोलते। तो कई बार आपसे कॉमन नाम के माध्यम से भी आपसे सवालें पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बोलेगा लाइम स्टोन का फार्मूला बताइए, क्या बताओ, CaCO3। आपसे पूछेगा लाइम वाटर का फार्मूला, क्या बताओ, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते, ठीक है। एक और एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन CuSO4 एंड एक। ध्यान दीजिए, रिएक्शन बिटवीन CuSO4 एंड, ठीक है ना, रिएक्शन बिटवीन CuSO4 एंड एक, मतलब ओवरऑल क्या करना है आपको, CuSO4 को लेके आ जाना है और प्लस इसको Fe से रिएक्शन करना। ठीक है, अब ये जैसे ही CuSO4 जो है वो Fe के कांटेक्ट में है, ठीक है ना, क्या होगा वो Fe के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आने के बाद ये कंपाउंड, नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा FeSO4 और बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिए, अब गौर से समझने की बात ये है कि सर पहले CuSO4 प्लस Fe था और उसके बाद नया बन गया FeSO4 और प्लस। ठीक है, ये एक तरीके क्या हो गया, बहुत नई चीज बनी है। तो जैसी नई चीज बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सर ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज, ये भी क्या था होगा, केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है, ये भी क्या है, एक तरीके का, ये भी क्या था, एक तरीके का केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है, चलो बहुत क्लियर, ध्यान दीजिएगा। कई बार इसके कलर से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अपियर होते हैं। ठीक
ठीक है ना, इसके कलर से भी आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अपीयर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कलर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बैठा लीजिए ये रिएक्शन, ठीक है ना, सिर्फ आप क्या बैठा लीजिए इससे रिएक्शन को ध्यान, ठीक है ना। कई बार ये जो कॉपर सल्फेट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, ये जो कॉपर सल्फेट है इसका एक और नाम आता है आपके एग्जाम में, उसको हम लोग बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है ना, थोड़ा सा एक वर्ड, ठीक है ना, ट्रेडिशनल नेम है, ठीक है ना, कोई अलग से नेम नहीं, ट्रेडिशनल नेम नीला थोथा। कई बार आपके एग्जाम में, ठीक है ना, कई बार इस नीला थोथा को हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो FeSO4 है इसका तो आप जानते हैं नाम, क्या हो जाएगा, आयरन, क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट। क्लियर है कि नहीं? चलो भैया, इतना क्लियर है तो आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये चीजें थी हमारे पास, ये कुछ स्पेशल एग्जांपल था हम लोगों के, क्या स्पेशल एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, और उन सारे के सारे स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज को मैंने आपके सामने रखा और एक एक करके उसको एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते, ठीक है, अब आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए, अब आगे, ये जो समझिए, ये जो हम लोगों ने केमिकल चेंज देखा, ये जो हम लोगों ने केमिकल चेंज देखा, इस केमिकल चेंज का क्या एडवांटेज, तो बातें बताई गई, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज, मतलब ये जो केमिकल चेंज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस बात को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये समझ में आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, मतलब ये जो केमिकल चेंज है इसका इस्तेमाल कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इस्तेमाल करते, ठीक है ना। होता ये है ना हुआ कि जो मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये जितने भी मेटल्स हैं ये बेसिकली प्यूरेस्ट फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे अर्थ के अंदर, हमारे नेचर के अंदर ये बहुत ही इम्प्योर होते हैं, ओर के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं वो, ओर के फॉर्म में। तो उस ओर के फॉर्म से उसको क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इस केमिकल चेंज का इस्तेमाल यहाँ पे करते। तो केमिकल चेंज का एक यूज हो गया, एक इंपॉर्टेंस हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते, एक और मेकिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब ये जो केमिकल चेंज है इस केमिकल चेंज का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन बनाने के, दवाई बनाने के लिए भी करते, समझ में आ रहा है क्या बनाने के लिए, ये हम लोग दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल, और भी देखिए क्या कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी देखिए, तो समझिएगा यहाँ पे गौर से, क्या है, मेकिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, सोप बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी एसिड बेस या कोई भी सॉल्ट बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंज का इंपॉर्टेंस, क्या है, केमिकल चेंज का इंपॉर्टेंस। आपसे पूछे जाएंगे क्या प्लास्टिक बनाने में केमिकल चेंज इस्तेमाल हो सकता है, आप बताओगे यस, बिल्कुल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एसिड बेस एंड सॉल्ट बनाने में क्या केमिकल चेंज का इस्तेमाल यूज हो सकता है, आप बताओगे यस, बिल्कुल। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आगे आगे लास्ट, इन डिस्कवरी ऑफ न्यू मटेरियल, मतलब कोई नया मटेरियल को डिस्कवर करना है, खोजना है, तो वहां भी हम लोगों को केमिकल चेंज बहुत ही ज्यादा डिस्कवर करने में क्या होता है, बहुत ही यूजफुल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये थे हमारे पास क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म को समझते हैं, ध्यान दीजिए। आगे है एक और छोटा सा टर्म है प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन। बेसिकली ये जो ओजोन है, ठीक है ना, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जैसा आपके सामने दिख रहा होगा। समझिए ये जो ओजोन है, ये ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये बेसिकली हम लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक ऐसा शील्ड है, ठीक है ना, ओजोन का क्या है, एक तरीके का शील्ड है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना, जो हम लोगों को अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, उन सारे के सारे अर्थ पे जो चीजें हैं उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट। कैसे प्रोटेक्ट करता है समझिएगा। होता क्या है, हुआ कि ओजोन है O3, जैसे इस पे लाइट पड़ता है सन का बहुत हाई अमाउंट का, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट का जैसे लाइट पड़ता है और लाइट का अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है,
ठीक है ना। तो जब जैसे ये जो ओजोन का लेयर है, उस ओजोन के लेयर के ऊपर जैसे अल्ट्रा वायलेट रे पड़ता है, तो उस ओजोन लेयर के अंदर होल बन जाता है। क्या बन जाता है? होल बन जाता है, और वो जो ओजोन का लेयर है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्या होने लगता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। और ये डिस्ट्रॉय होके बन जाता है ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। क्या बन जाता है? O2। तो एक बात बताइए, यहां से कुछ बातें समझने के लिए मिला कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन है, ये अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस। ध्यान दीजिए, अब था क्या ये O3 और बन क्या गया? O2। क्या ये केमिकल चेंज है? क्या ये केमिकल चेंज है? आप बताओगे हाँ सर बिल्कुल केमिकल चेंज। ये समझ में आया क्लियर? तो ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज। समझ में आया क्लियर? तो भैया आप आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन। ठीक है, कई बार आपके ओजोन का फार्मूला भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, आगे का जो टर्म है, आगे का जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो है, समझिए एकदम गौर से, वो जो है क्या है? रस्ट एंड रस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? रस्ट एंड रस्टिंग। ठीक है, समझिए क्या हो, ध्यान दीजिए। when iron comes in the contact of, ध्यान से समझिए, comes in the contact of, समझिए गौर से, comes in the contact of damp air, ठीक है ना, मेन टर्म ये damp air। damp air का मतलब O2 प्लस H2 है ना, O2 प्लस H2, गौर से समझिएगा, ठीक है ना, O2 प्लस H2, ठीक है। डैम्प एयर का मतलब O2 प्लस क्या है? H2। then red brown colored material appear on the iron, ठीक है ना, मतलब होता ये है ना, समझिए इस बात को गौर से, बात में ये बताया गया, होता ये है ना कि जब आयरन जो है ना, आयरन का जो मटेरियल होता है, आयरन जो होता है, वो जब क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है ना, ऑक्सीजन और वाटर, मतलब डैम्प एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है ना, वो जैसे वो उसके कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आने के बाद उस आयरन के ऊपर क्या होता है? रेड ब्राउन कलर का एक मटेरियल एपियर होता है। क्या हो जाता है? उस आयरन के ऊपर रेड ब्राउन कलर का क्या हो जाता है? एक मटेरियल एपियर हो जाता है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जंग बोलते, ठीक है ना, उस पर एपियर हो जाता है। और उसी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? रस्ट। कोई दिक्कत है? appear on the iron, this material is called as rust, ठीक है। और ये जो रस्ट लगने की जो प्रोसेस है, this process is called as rusting, this process is called as rusting। ओके, क्लियर है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, तो आपको रस्ट और रस्टिंग आपको समझ में, ठीक है, बढ़िया सा समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलो भैया आप यहां पर उसको थोड़ा सा हम लोग केमिकल इक्वेशन के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये हमारे आयरन है हमारे पास। अब ये जो आयरन है, ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। अब जैसे ये आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये आयरन के ऊपर, समझिए यहाँ पे, ये जो आयरन है, इस आयरन के ऊपर एक तरीके का लेयर अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। और वही लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? रस्ट बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला Fe2O3। क्या बोलेंगे इसको? रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3। अब क्या होता है समझिए एकदम गौर से, Fe प्लस O2 प्लस H2O क्या बनेगा? Fe2O3, और इसके साथ साथ निकलता है हाइड्रोजन गैस। कई बार बुक्स वगैरह में ये H2 को मेंशन नहीं किया है, इसलिए H2 को मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि समझिए एकदम गौर से, क्योंकि H2 को मेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो H2 है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में विलुप्त हो जाते हैं, चले जाते, वो अपीयर होता नहीं है, आयरन के साथ रुकता थोड़ी है। ये तो H2 गैस बहुत ही हल्का होगा, अपीयर होगा, ये सिर्फ रस्ट और बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें वो निकल जाती, लेकिन मैंने यहां पर मेंशन ही किया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे गौर से, ये जो H2 है, H2 है और H2O है, ठीक है, H2O और वाटर O2 है, ठीक है ना, H2O और O2 ये है, इसको हम लोग कहते हैं डैम्प एयर, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा डैम्प एयर में क्या क्या चीजें होती है, तो आपको बताना पड़ेगा डैम्प एयर के अंदर ऑक्सीजन और वाटर। एक और खास बात समझिएगा, डैम्प एयर का मतलब, यहां पे समझिएगा एकदम गौर से, डैम्प एयर का एक मतलब ये भी है
कि यहां पर एयर का जो अमाउंट होगा, ठीक है ना, एयर का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट बहुत ही लो होगा। क्या होगा? बहुत ही लो। ठीक है, यहाँ पे एयर का अमाउंट क्या होता है? बहुत ही लो। ठीक है, चलो भैया कोई। अब एक और खास बात ये है कि सर ये जो रस्टिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए क्या चीजें नेसेसरी है, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन के लिए बातें ये बताई जाती है कि ये रस्टिंग का प्रोसेस तभी होगा जब एयर का प्रेजेंस होगा। ठीक है ना, एयर का प्रेजेंस होना कंपलसरी है, वहां पे नेसेसरी है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर वेपर या फिर मॉइस्चर। ठीक है ना, इस तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए। मतलब रस्टिंग के लिए कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है होगा कि सबसे पहले हमारे पास या तो एयर होना चाहिए, एयर रहेगा, और उसके साथ साथ वाटर, वेपर या फिर मॉइस्चर होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो ही रस्टिंग होगा, नहीं तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं, रस्टिंग का प्रोसेस नहीं। अब आपसे सवाल ये है, समझिए कब, आपसे सवाल ये है कि आयरन था, ऑक्सीजन था, वाटर था, और वो तीनों ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बना लिया, न्यू सब्सटेंस। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बना लिए, और वो जो न्यू सब्सटेंस था वो था रस्ट। क्या था? रस्ट। Fe, ध्यान दीजिएगा, Fe2O3। ठीक है ना, न्यू सब्सटेंस बना लिए Fe2O3, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकला है। तो क्या ये केमिकल चेंज है? आपसे सवाल ये है, क्या ये केमिकल चेंज है? आप बताओगे इसका आंसर। ठीक है, आपकी जवाब ये आएंगे, सर यहां भी नया सब्सटेंस बना, मतलब ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल, ये भी क्या है तरीके का केमिकल चेंज का एग्जांपल। ठीक है, चलो भैया अब आगे खास बात। बेसिकली ये जो रस्टिंग होता है ना भैया, ये जो रस्टिंग होता है, ये रस्टिंग के बारे में, रस्टिंग डैमेज आयरन मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रस्टिंग जो होता है वो आयरन मटेरियल को डैमेज करता है। जैसे जैसे रस्टिंग लगेगा, उस पर जंग लगेगी, वो आयरन को क्या कर देगा, वो जो मटेरियल उसको क्या करेगा, वो डैमेज करता है। एंड मेक इट यूजलेस। सिंपल सी बात है, एकदम सही बात है। अगर किसी आयरन के मटेरियल पर रस्टिंग लग रही है, रस्टिंग हो रही है, तो उसको क्या कर देगा, वो यूजलेस कर देगा। तो साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा बात था। ठीक है ना, बहुत ही सहज बात थी, आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो भैया अब आगे समझते हैं आगे के। अब कहने का मतलब ये है कि अगर इस पर रस्ट लग गया, कोई भी मटेरियल है उस पर रस्ट लग गया, रस्टिंग प्रोसेस हो गई, तो उस रस्टिंग से कैसे बचाया जाए, मटेरियल को कैसे रस्टिंग के प्रोसेस से बचाया जाए इसका। ठीक है ना, कैसे रस्टिंग हो, जैसे सपोज मान ले आयरन है, आयरन को लेके आ गए शाम को, रात को छोड़ दिए कहीं पे, ठीक है ना, मॉइस्चर में ऐसे खुले में छोड़ दिए, सुबह में देखेंगे उस पर क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, उस पर रस्ट आ। ठीक है ना, तो कैसे रस्टिंग से बचाया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे बचाया जाए रस्टिंग से, इस बात को समझिए। तो होगा, रस्टिंग से बचाने के बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से कुछ उपाय आपके सामने मेंशन किए गए। एक ये है, आप क्या कर सकते हैं, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए उसको पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अगर कलर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रस्टिंग से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग के घर में जो ग्रिल वगैरह जो होता है, लोहे की जो मटेरियल होती है, आयरन की जो मटेरियल होती है, उसका हम लोग क्या कर देते हैं, होगा पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है ना, तो पेंटिंग करने से रस्टिंग से बचा जा सकता है। एक और है, बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। मतलब क्या होता है बुआ, मतलब ये कहने का मतलब ये कि हम लोग ये जो आयरन की मटेरियल होता है, या तो उस पर ऑयल लगा दे उसके सरफेस पे, या उसके ऊपर ग्रीस लगा दे। ठीक है ना, तो अगर ये लगा देंगे तो भी रस्टिंग से बचा, तो भी रस्टिंग से बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भैया अब आगे बढ़ते। एक और है गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से भी बचा जा सकता है। ठीक है ना, ये जो गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसेस से भी हम लोग रस्टिंग से बच सकते हैं। अब आपके ध्यान में बात ये आएगी, सर ये गैल्वेनाइजेशन होता क्या? ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन होता क्या, समझिए एकदम गैल्वेनाइजेशन के बारे में। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, ये गैल्वेनाइजेशन होता है। तो गैल्वेनाइजेशन जो है ना, एक तरीके का कोटिंग होता है। क्या होता है? एक तरीके का कोटिंग होता है। आप कहोगे सर किसका कोटिंग होता है, तो मैं बता रहा हूं जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक। समझ में आ रहा है? मतलब जिंक का जो मटेरियल है, जिंक को लेते हैं और उसका लेप तैयार करते हैं। ठीक है ना, और क्या करते हैं वो, आयरन के ऊपर उसका क्या करते हैं, कोटिंग चढ़ाते हैं। क्या कर देते हैं, उसको कोटिंग कर देते हैं।
अब जैसे जिंक के लेयर से क्या कर देंगे, आयरन के ऊपर कोटिंग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा होगा, क्या बन जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर एपियर हो जाएगा, और वो जो एपियर है वो आपको रस्टिंग से क्या कर देगा, बचाए, क्या कर देगा, रस्टिंग से आपको बचाए, ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर जिंक का लेयर को क्या किया जाता है, हुआ एपियर कराया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो गैल्वेनाइजेशन एक तरीके का प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग जिंक के लेयर को क्या करते हैं, एपियर करते हैं मटेरियल के ऊपर, जिससे रस्टिंग से क्या हो जाता है, इंसान बच सकता है, हमारा सामान रस्टिंग से बच सकता है। ठीक है, चलो भैया अब एक और बात आगे देख, बाय क्रोम प्लेटिंग। अब ये क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, जिस तरीके से गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाए, ध्यान दीजिए, जिस तरीके से गैल्वेनाइजेशन में जिंक को लेके आए थे, जिंक का कोटिंग किए थे, उसी तरीके से क्रोम प्लेटिंग में क्या करते हैं, वो ध्यान दीजिए, क्रोम प्लेटिंग में क्या करते हैं, क्रोमियम को लेके आते हैं, ठीक है ना, क्रोमियम का कोटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? इसका करते हैं क्रोमियम का कोटिंग करते हैं। अब ये क्रोमियम का कोटिंग करते कहां पे यूज होता है, तो आप लोग साइकिल वगैरह का हैंडल देखे होंगे, उस पर एकदम व्हाइट टाइप का एकदम बहुत ही स्मूथ रहता है, ठीक है ना, एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, बेसिकली वो क्रोमियम का ही लेयर बना हुआ है। बाइसिकल हैंडल में हम लोग इसको इस्तेमाल, साइकिल देखे ना, साइकिल पे जो हैंडल होती है एकदम व्हाइट रहता है, ठीक है ना, तो वो जो व्हाइट कोटिंग किया गया है वो बेसिकली किसका रहता है, क्रोमियम का। किसका रहता है, क्रोमियम का। क्रोमियम एक तरीके का मेटल है, ठीक है ना, उसी का क्रोमियम, ठीक है। चलो कोई बात, एक और चीज, बाई मेकिंग स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील क्या होती है, ध्यान दीजिए, अब स्टेनलेस स्टील क्या होती है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन लेके आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्बन लेके आ जाते हैं, फिर क्रोमियम लेके आ जाते हैं, ठीक है, क्रोमियम, और फिर उसमें निकेल लेके आते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों को लेके आते हैं और मिला देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग करने के बाद जो सब्सटेंस बनता है ना, उस सब्सटेंस को हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। कोई दिक्कत है, स्टेनलेस क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। क्लियर है कि? अब ये जैसे ये जो सब्सटेंस है, इसको हम लोग कहीं भी छोड़ेंगे, मॉइस्चर के अंदर या नॉर्मल छोड़ेंगे, तो उस पर रस्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने आप में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, हम लोग खुद को रस्ट से बचा ले, ठीक है ना। चलो भैया अब आगे समझते हैं, आगे क्या। तो ये था हम लोग का कि हम लोग अपने मटेरियल को, आयरन की जो मटेरियल है उसको हम लोग रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये टर्म। अब ये हमारे पास आखिरी एक टॉपिक है, एकदम आखिरी, ठीक है ना, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। आपका कहानी हो गया यहाँ पे खत्म, चैप्टर का कहानी हो गया खत्म। अब इसके बाद आपको सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म, समझिए। आखिरी टॉपिक है हमारे पास, ठीक है ना, आखिरी टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन। तब क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिस्टल क्या है ना, समझते हैं कि क्रिस्टल क्या हो। तो समझिए एकदम गौर, such type of solid particle, मतलब एक तरीके का ये सॉलिड पार्टिकल होता है, having flat surface, ठीक है ना। सॉलिड पार्टिकल होने के साथ साथ इसका जो सरफेस होगा क्या होगा, एकदम फ्लैट होगा, एकदम फ्लैट, एकदम सीधा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट एज, ठीक है ना, इसका जो किनारा होगा एकदम स्ट्रेट होगा, एज जो होगा इसका एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है ना। एंड रेगुलर शेप, इसका जो शेप होगा वो एकदम रेगुलर होगा, इरेगुलर नहीं, ठीक है ना, रेगुलर इज कॉल्ड एज क्रिस्टल, इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। जैसे एग्जांपल में ग्लास को ले लीजिए, ग्लास जो होता है तरीके का क्रिस्टल होता है, क्योंकि वो उसका शेप एकदम रेगुलर होगा, उसका क्या होगा, एकदम फ्लैट सरफेस होगा, उसका जो एज होगा वो एकदम क्या होगा, स्ट्रेट। इसलिए हम लोग ग्लास को भी क्या कहते हैं, तो एक तरीके का ग्लास क्रिस्टल का एक एग्जांपल। समझ में आ रहा है क्लियर? चलिए अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है सर, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए बात बताया गया, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द कूलिंग ऑफ वेरी हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत ही हॉट, बहुत ही गर्म कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग अचानक से क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है, वो क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है ना, क्रिस्टल बन जाता है। और यही क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस है ना, यही क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये जो क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
तो शॉर्टकट में सिंगल लाइन में हम लोग ये भी बोल सकते थे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल, ऐसा बोल सकते द प्रोसेस ऑफ मेकिंग crystal is called as crystallization, ठीक है, is called as crystallization।